हेलो बच्चों। आज जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है कलकत्ता और इसके कवि हैं अरुण कमल जी। कलकत्ता शहर के ऊपर इसके पहले भी कवियों ने कविताएं लिखी हैं। जो बांग्ला के कवि हैं उन्होंने तो लिखी ही हैं, लेकिन जो बांग्ला भाषी कवि नहीं हैं उन्होंने भी अपनी कलम चलाई है कलकत्ता के ऊपर। हमारे हिंदी के बाबा नागार्जुन ने कलकत्ता को लेकर के कविता लिखी है। जितेंद्र श्रीवास्तव ने कविता लिखी है। नील कमल ने कविता लिखी है। अरुण कमल की कविता आज हम लोग पढ़ने जा ही रहे हैं। और इसी क्रम में मिर्ज़ा गालिब का भी एक नाम आता है कि अपनी ज़िंदगी में एक दो बार वो भी कलकत्ते आए थे, तो आकर के उन्होंने कलकत्ते की जो खूबसूरती देखी थी और कलकत्ते में जो आत्मीयता उनको लोगों से मिली थी उसको लेकर के उनका अपना एक शेर भी है। वह शेर क्या है कि कलकत्ते का जो जिक्र किया तूने हमनशीं, एक तीर मेरे सीने में मारा कि हाय हाय। इस तीर का लगना ये घायल करने वाला तीर नहीं है, यह मीठी स्मृतियों को पुनः जगा देने वाला तीर है जो कि गालिब कलकत्ते में छोड़ कर गए थे। ठीक उसी तरह से अरुण कमल जी कलकत्ते की याद को संजो कर रखे हैं और उन्होंने इस शहर को दो रूपों में दर्शाने की कोशिश की है। एक, जब अपनी बाल्यावस्था में अपने घर के लोगों को कलकत्ता जाते देखा, कलकत्ता से आकर के कलकत्ता के तमाम जगहों के बारे में वर्णन करते सुना। महानगरों का अपना एक आकर्षण होता ही है। महानगरों में बहुत सारी ऐसी सुविधाएं होती ही हैं जो कि छोटे छोटे कस्बाई इलाकों में या फिर गाँव में अवेलेबल नहीं होती, उपलब्ध नहीं होती हैं। लेकिन कलकत्ते में वो सारी चीज़ें जो मनुष्य की दैनंदिन जीवन में आने वाली सुविधाओं को बढ़ाती हैं, ये सब थीं। कलकत्ता एक ज़माने में अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई राजधानी थी, इसलिए उस दौर में अधिकांश लोग रोज़गार के लिए कलकत्ते की ओर ही जाते थे। तो अरुण कमल, जिनका जन्म स्थान जो है वो बिहार रहा है और कर्म भूमि जो है वह भी बिहार रही है, लेकिन अपने घर के लोगों को, आस पड़ोस के लोगों को उन्होंने कलकत्ते आते जाते देखा था बचपन से ही। और गांव में बाइस्कोप के माध्यम से कलकत्ते के जो चित्र उन्होंने देखे थे उसकी एक बड़ी मीठी स्मृति है उनके मन में। और जब कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उस चीज़ का बार बार दोहराया जाना भी अच्छा लगता है। जैसे बच्चों को मिठाई बहुत अच्छी लगती है, चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है, और वो उनका वश अगर चले तो उस मिठाई को और उस चॉकलेट को प्रत्येक मील की जगह पर वो खा सकते हैं। यानी कि सुबह में भी, दोपहर में भी, रात में भी चॉकलेट से ही काम चला सकते हैं। ठीक उसी तरह से अरुण कमल जी कलकत्ते को लेकर के जो जिक्र कर रहे हैं कि जाऊंगा मैं जाऊंगा कोलकाता जाऊंगा, बार बार 100 बार कोलकाता जाऊंगा, यह कलकत्ते से जुड़ी हुई वह मीठी स्मृतियां हैं जिसके चलते यह पंक्ति बार बार वो लिखते हैं। कविता आगे बढ़ती है, क्या कहते हैं? मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, तब से जब वह बाइस्कोप के भीतर था। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया, मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया, जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकर मजदूरों का, सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिसादल तक। क्या है, क्या कहना चाहते हैं वो? मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था। इधर का कुछ दिनों पहले जो कुछ शहरों के नाम जो हैं वो बदले हैं। अभी कलकत्ता का नाम अंग्रेज़ लोग इसको कैलकाटा कहते थे,
हमारे भारतीय लोग कलकत्ता कहते थे, लेकिन बंगाल के लोग इसमें थोड़ी ओकार ध्वनि ला करके इसको कोलकाता कहते हैं। आज इसका नाम कलकत्ता से कोलकाता हो गया है। कभी कह रहे हैं कि मैं वहाँ तब से जा रहा हूँ जब वह कलकत्ता था, यानी कि उसका नाम बदल करके कोलकाता नहीं हुआ था, ऑफिशियली नाम इस तरह से बदला नहीं गया था। और तब से मैं जा रहा हूँ जब यह बाइस्कोप के भीतर था, यानी कि वो बाइस्कोप के माध्यम से भी कलकत्ते को कई बार देख चुके हैं, मन ही मन विजिट कर चुके हैं कलकत्ता। बाइस्कोप एक जिस डिब्बे में झाल मुड़ी वगैरह बेची जाती है उसी तरह का एक डिब्बा होता है, जिसमें अंदर में बहुत सारी पिक्चरें होती हैं और बाहर से एक शीशे से देखने के लिए 2-4 जगहें बनाई गई होती हैं। और उसमें विभिन्न प्रकार की फिल्मों के हीरो हीरोइन के, तो कभी विभिन्न प्रकार के शहरों के, चिड़ियों के, पक्षियों के, जंतुओं के, जानवरों के चित्र रहते हैं, जो बच्चों को घुमा घुमा करके बाइस्कोप वाला दिखाने वाला दिखाता है, और बच्चे उन सारी चीज़ों को देखकर बड़े ही खुश होते हैं। ये एक ज़माने की बात है। अब बाइस्कोप में बच्चे नहीं देखते हैं, आजकल सारे बच्चे जो हैं वो मोबाइल में ही ये सारी दुनिया उनकी सिमट करके आ गई है। तो बाइस्कोप का ज़माना नहीं रहा, लेकिन जब था तो उसका आनंद भी किसी एंड्रॉयड मोबाइल से कम नहीं था। कभी कह रहे हैं कि बाइस्कोप के भीतर कलकत्ता था और मैं देखता था उसको। मैं वहाँ बाबा के कंधे पर बैठ कर गया। बाबा के कंधे पर बैठ कर जाना, यानी कि वो काफ़ी छोटी अवस्था में 1 बार 2 बार कई बार गए होंगे, तो उनको वह मधुर स्मृति याद है। और यह अपने आप में एक बहुत ही अद्भुत और बड़ा ही स्नेहिल क्षण है कि बेटा जब बाप के कंधे पर बैठ करके कहीं जाता है तो वह एक प्रेममय बंधन, एक प्रेममय दौर होता है, जिस दौर को बड़े होने के बाद भी बेटे उस कंधे की गर्माहट महसूस करना चाहते हैं, उस कंधे का सहारा चाहते हैं, या फिर उस कंधे का सहारा बनते हैं। मैं वहाँ गालिब की पालकी में सज कर गया। गालिब की पालकी में सज कर जाने का अर्थ यह है कि मैं बड़ी शान और शौकत से मैं कलकत्ता गया हूँ घूमने के लिए। जब मेरे गांव से पहला टोल गया चटकल मज़दूरों का। चटकल मज़दूर क्या है? जूट की फैक्ट्री में काम करने वाले जो मज़दूर हैं, ऐसे जूट की फैक्ट्रियों को चटकल कहा जाता है। वहाँ पर जूट से रिलेटेड सब बस्ते वगैरह बनाए जाते हैं, और उन फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकांश मज़दूर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश या फिर उन दूसरे इलाकों के जहाँ पर रोज़गार की संख्या कम है, फैक्ट्रियाँ कम है, वहाँ से लोग अपनी गरीबी और तंगहाली को मिटाने के लिए आकर के बड़े बड़े शहरों में, महानगरों में नौकरियां करते हैं, रोज़गार करते हैं, और इस तरह से अपने घर की गरीबी और आर्थिक अवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीबी को दूर भगाने के लिए और आर्थिक अवस्था को मजबूत करने के लिए वो इन मिलों में काम करते हैं। सत्तू की गठरी पीठ पर लादे मैं भी गया महिषादल तक। सत्तू की गठरी का पीठ पर लादे जाना क्या है? हम यूपी बिहार के लोगों की खूबी होती है कि हम लोग बाहर के भोजन पर खर्च करना बहुत कम खर्च करना चाहते हैं। घर से ही जब कभी ट्रेन यात्रा करनी होती है तो घर से ही लिट्टी बना लेना, सत्तू बांध लेना, मीठी कुछ चीज़ रख लेना। और इसका 2 फ़ायदा होता है कि बाहर की कोई अस्वच्छ चीज़ जो है वो नहीं खानी पड़ती है, और घर और पैसा भी कम खर्च होता है। तो इन सारी वजहों से मज़दूर वर्ग के पास तो ऐसे ही पैसा कम है, तो वह भोजन के ऊपर पैसा अधिक खर्च क्यों करें। इसलिए खाने पीने की आवश्यकता को पूरा करने के लिए सत्तू की गठरी को पीठ पर लाद करके वो जहाँ भी जाता है इस तरह की चीज़ें, सामग्री लेकर के साथ चलता है कि वो अपनी भूख मिटा सके। मैं भी गया महिषादल तक। महिषादल का यहाँ पर जिक्र इसलिए आया है क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि और निराला का जन्म स्थान महिषादल रहा है। मिदनापुर के महिषादल स्थान में उनका जन्म हुआ था। कवि को यह पता चलता है कि यह मालूम है कि निराला का जन्म बंगाल में ही हुआ था। तो हमारा संबंध, पाठकों का संबंध, पाठकों को पुनः एक बार वो याद दिलाते हैं कि इस कलकत्ते में सिर्फ हावड़ा ब्रिज
सिर्फ बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें ही उनको आकर्षित नहीं करती हैं, बल्कि यह बात भी आकर्षित करती है कि इसी जगह पर निराला का भी जन्म हुआ था। महिषादल तक गए वो। आगे कविता क्या कहती है कि अभी याद है मुझे वह सुबह जब मैं हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। इतना पास कोलकाता, गंगा में समाया हुआ सागर का अवक्षेप, धरती में कंदमूल। मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा, बन उड़हुल। उड़हुल, जावा का फूल को उड़हुल बोलते हैं। अभी याद है मुझे वह सुबह। कभी कहते हैं कि हावड़ा, दूर से ही हावड़ा ब्रिज जो है वो हावड़ा ब्रिज के जो ऊंचे जो पिलर्स हैं वो दिखने लगते हैं। ऐसा लगता है मानो किसी जहाज़ के मस्तूल हों। जहाज़ का मस्तूल क्या होता है? किसी शिप में, किसी जहाज़ में, पानी वाली जहाज़ में जो एक झंडा लगा होता है ऊपर पहचान के लिए, उसको मस्तूल कहते हैं। हावड़ा से उतर कर के ही या हावड़ा ब्रिज से होकर के ही लोग कलकत्ता में प्रवेश करते हैं। हावड़ा जो है वो गेटवे ऑफ कोलकाता कह सकते हो उसको। और इसी हावड़ा ब्रिज का आकर्षण जो है वह एक अद्भुत है। इसकी मैकेनिज़्म भी बहुत अद्भुत है। कभी एक ज़माने में लोग कहते हैं कि जब जहाज़ें बड़ी बड़ी आती जाती थीं तो यह हावड़ा ब्रिज बीच से खुल भी जाता था। क्या अद्भुत दृश्य रहता होगा वो। लेकिन कई सालों से हावड़ा ब्रिज जो है ऐसे बंद है, लेकिन फिर भी उसका सौंदर्य जो है वो अप्रतिम है। जिस शहर की जो खूबसूरती होती है उस शहर के लोगों को भले रोज़ रोज़ देखते हो तो अच्छा लगे, नहीं भी लग सकती है, लेकिन जो बाहर से आने वाले हैं उनके लिए हावड़ा ब्रिज अपने आप में एक बहुत बड़ा आकर्षण का केंद्र है। लोग मुड़ मुड़ के देखते रहते हैं कि अच्छा यही है हावड़ा ब्रिज। और लोग, अब चूँकि मोबाइल का ज़माना आ गया है तो उस हावड़ा ब्रिज के साथ सेल्फी भी लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और उसको तुरंत ही पोस्ट कर देते हैं कि स्टैंडिंग एट हावड़ा ब्रिज। तो हावड़ा ब्रिज का आकर्षण कवि को बचपन से ही महसूस होता आया है। कहता है कि हावड़ा में उतरा और चमके हावड़ा पुल के मस्तूल। यह स्मृति वह संजो करके रखा है कि किस तरह से हावड़ा ब्रिज को उसने पहली बार देखा था। कलकत्ता जो है वो गंगा के किनारे बसा हुआ शहर है। गंगा जो कि बंगाल में आकर के हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। कलकत्ते का एक हिस्सा जो है वो समंदर के किनारे भी, किनारों को छूता हुआ जाता है। गंगा सागर की जो जगह है वहाँ पर वह गंगा सागर से मिलती हैं। कलकत्ता का वह हिस्सा, वह छोर भी कलकत्ता से ही लगा हुआ है। कभी कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि कलकत्ता शहर जो है वो गंगा में समाया हुआ है और उधर सागर में समाया हुआ है, और बीच में जो धरती बची हुई है वह विभिन्न प्रकार के कंद मूल वनस्पतियों से भरी हुई धरती है। वैसे भी बंगाल की माटी को रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने शस्य श्यामला कहा है, यानी कि हरियाली से भरी हुई है। बंगाल जो है विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए, स्पाइसेस के लिए, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए यह जाना जाता है। मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा, बन उड़हुल। गांव में रहते हुए जब अपने बड़े बुजुर्गों को कलकत्ते का जिक्र करते हुए कभी ने सुना होगा या सुनता है, तब लोग उसको बताते हैं कि वो जो तारा देख रहे हो आसमान में बेटे, उतना ही दूर कलकत्ता है। बच्चे को एक कल्पना का माध्यम दे करके लोग जो है वो बता देते हैं कि देखो वहाँ पर है, इतनी ही दूर जाएंगे हम लोग तो कलकत्ता में प्रवेश कर जाएंगे। और उसी बात से रिलेट करके कवि ने यह बात लिखी है कि मेरे घर से इतनी दूर की रात को झलके वही तारा, बन उड़हुल। उड़हुल जावा का फूल। जावा का फूल जो है वो जिस प्रकार 5 पत्तियों में इधर उधर बिखरा रहता है, 5 पत्तियों का बिखराव होता है, ठीक वैसे ही जैसे जब हम लोग तारे का चित्र आंकते हैं, बनाते हैं, तो उसमें 5 पॉइंटेड नुकीले ये बनाते हैं, उसका चित्र बनाते हैं, ठीक है। तो रात में जगमगाता हुआ वह तारा जो है वो किसी उड़हुल के फूल की तरह उसको दिखता है और उससे अपने आप को वो
कवि रिलेट कर लेता है। कवि कहता है कि इतना प्यारा जैसे हाथी गन्ने चूसता हुआ कोई दमकल घंटी बजाता दौड़ता। अभी याद है मुझे वो दिन जब मैं कलकत्ता की सड़कों पर खेत खलिहान के पाँव से चला, लाठी भर जगह छींकता। एक बार फिर मैं ढूंढता हूँ अपनी चाल, अपनी गति दुनिया के समस्त गतियों के मध्य। कवि को कलकत्ता जो है वह कितना प्यारा है, इसके लिए उसने 2 उदाहरण दिए हैं। एक हाथी जो गन्ना चूस रहा है एक छोटे बच्चे को इतना लुभा सकता है, इसकी सीमा नहीं होती। दमकल की घंटे की आवाज़ एक छोटे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा लुभावनी लग सकती है, लेकिन उस दमकल की घंटी के बजने के पीछे की खतरनाक स्थिति को वह नहीं समझ सकता है। बड़े लोग समझते हैं कि दमकल की घंटी बज रही है, दमकल की गाड़ी कहीं से जा रही है, यानी कि ज़रूर कहीं ना कहीं आग लगी है, कहीं ना कहीं कोई समस्या है, और वो सचेत हो जाते हैं, वह भयग्रस्त हो जाते हैं। लेकिन एक छोटा बच्चा दमकल की गाड़ी को भागते हुए घंटे बजाते हुए देखता है तो उसको बड़ी मज़ेदार चीज़ मालूम होती है। तो कलकत्ते में इस तरह की भी घटनाएं, चूँकि महानगर है तो घटनाएं घट ही सकती हैं, लेकिन बच्चे के लिए कलकत्ता मात्र और मात्र आकर्षण का केंद्र है। हर एक चीज़ उसको अपनी ओर आकर्षित करती है। कहता है कि कलकत्ते की सड़कों पर मैं लाठी छींक करके चलता था। लाठी भर जगह छींक करके चलना माने क्या है? गाँव में स्पेस ज़्यादा होती है, जगह ज़्यादा होती है, लोगों को थोड़ा फैल कर चलने की आदत होती है। लेकिन शहरों में इतनी जगह नहीं होती है, शहर कंजस्टेड होते हैं, भीड़ ज़्यादा होती है, लोग एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, ठेलम ठेल लगी रहती है। और ऐसे में गांव से आया हुआ, खेत खलिहान से आया हुआ कोई व्यक्ति अगर ज़्यादा स्पेस लेकर के चलने लगे तो लोग तुरंत उसको साइड दरकिनार कर देते हैं। अरे ठीक से चलो यार, अरे देह पे क्यों गिर रहे हो, अरे धक्का क्यों दे रहे हो। इस तरह की बातें उस व्यक्ति को सुननी पड़ती हैं। तो जिस खुले मिजाज से वह आया हुआ है उसी खुले मिजाज के साथ वह कलकत्ते में भी रहना चाहता है। लेकिन कलकत्ता महानगर की जो भीड़ है, उस भीड़ के साथ अपनी गति जो है वह मिलाने की कोशिश करता है, वह खोजने लगता है, ढूंढने लगता है अपनी चाल, अपनी गति। कि कलकत्ता जो है अब जो बड़े होकर के वह आया है, समझदार होकर के जब वो आया है कलकत्ता घूमने के लिए, तो वहाँ की भीड़, वहाँ का जो सफोकेशन है, वहाँ की जो फैक्ट्रियों में काम पर जाते हुए मज़दूरों को वो देखता है, भेरी को बजते हुए देखता है, चारों ओर लंबी चौड़ी सड़कों पर गाड़ियों की जो भीड़ है वो देखता है, ट्रैफिक की लाइट में फंसे हुए लोगों की भीड़, लोगों की गाड़ियों को जब देखता है तो वह कंफ्यूज हो जाता है, वह भ्रम में पड़ जाता है कि भाई मेरी गति कौन सी है और किस ओर होगी मेरी गति। मेट्रो ट्राम से लेकर के हाथ रिक्शे तक सृष्टि के समस्त छंदों के मध्य अपना छंद ढूंढता मैं एक बेसहारा पैदल राहगीर वह जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ से पार कर सकूँ यह चौरास्ता। हर 100 मीटर के बाद एक चौरास्ता पड़ जाता है और उस चौरास्ते पर कभी लाल तो कभी हरी तो कभी पीली बत्तियां जल रही हैं। गांव से आया हुआ सरल सहज व्यक्ति समझ नहीं पाता कि कौन सी बत्ती उसके लिए है, किस बत्ती पर आगे बढ़ना है, किस बत्ती पर रुक जाना है। और इन्हीं सारे बत्तियों के खेल में न जाने कितने राहगीर, बेसहारा लोग गाड़ियों के चपेट में भी आ जाते हैं। तो कलकत्ते का एक रूप यह भी है। लाल हरी पीली बत्ती कौन सी बत्ती है मेरे लिए? इसी तेज रौ के बीच, इसी फूटते नक्सीर, इसी ट्रैफिक के बीच नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता के उस नंग धड़ंग आदिवासी बच्चे की तरह जो दिन रात के 10 बजे बीच चौरंगी पर दौड़ा और दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियां, सब कुछ थम गया। बस एक गति पूरी पृथ्वी पर, बस एक उस नंगे आदिवासी बच्चे का दौड़ना, झूलते चूल देह से टपकता जल। जो गति उसकी वही गति मेरी, बज उठी चारों तरफ भेरी। तेज रहो के बीच
तेज प्रवाह जो है वो लोगों का आना जाना लगा हुआ है। और इसी में कभी कभी जब लाल बत्ती जलती है, कभी कहता है कि जैसे किसी की नक्सीर, किसी की नाक से रक्त निकलता हो, उसी तरह से यह लाल बत्ती जल जाती है और सारी गाड़ियाँ, सारे लोग एक साथ थम जाते हैं। कभी यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं नृपेंद्र चक्रवर्ती की कविता की। नृपेंद्र चक्रवर्ती बंगला के कवि रहे हैं। उन्होंने कलकत्ते की भी अवस्था का वर्णन अपनी कविताओं में किया है और अपनी कविताओं में उन्होंने बंगाल के आदिवासी इलाकों के लोगों की सहजता का भी वर्णन किया है। तो बताते हैं कि किस तरह से एक आदिवासी बच्चा जो है वह कलकत्ते जैसे भयानक भीड़ से भरे हुए शहर में आकर के वह लगभग थम सा जाता है, खो सा जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि जाना किधर है। और ठीक उसी मनोदशा को प्राप्त है कवि भी। वो बाकी सारी गतियों के बीच अपनी गति जो है वो खोज रहा है। बीच चौरंगी पर दौड़ा, दोनों तरफ ठहर गई सारी गतियाँ। और ऐसे में एक बहुत ही खुली जगह से आया हुआ, सहज लोगों के बीच से उठ कर के आया हुआ एक बच्चा, एक रागीर, जब कलकत्ते में आकर के विभिन्न प्रकार के नियमों कानूनों में फंसे हुए लोगों को देखता है तो उसको समझ में नहीं आता है कि जाना किधर है, और वह अचानक से दौड़ जाता है और फिर सब कुछ ठहर जाता है। सब कुछ ठहर जाने का मतलब ये है कि लोग जो है हतप्रभ हो जाते हैं कि अरे ये क्या हुआ अचानक। ये अनएक्सपेक्टेड है। सहज सरल लोग जब अपने आप को भीड़ में, विषमताओं में एडजस्ट नहीं कर पाते तो वो कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे कि जिस तरह की एक्सपेक्टेशन लोगों को उनसे नहीं होती है। सड़क पर उस बच्चे के दौड़ जाने से सारी गतियां जो हैं अचानक से थम जाती हैं। उस बच्चे के दौड़ते भागते शरीर से पसीना जो है वो टपक रहा है। अब उसकी जो गति होगी वही गति मेरी भी है, उसकी जो अवस्था है वही अवस्था मेरी है। यानी कि एक सहज सरल व्यक्ति अगर कलकत्ते की इस भयावह परिस्थिति में बच सकता है तो मैं भी बच ही जाऊंगा, और अगर नहीं बच सकता है तो मैं नहीं बचूंगा। लेकिन फिर भी ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर के भी कलकत्ते का आकर्षण जो है वो मेरे मन से निकाल नहीं पाती हैं, क्योंकि कलकत्ते का जो दृश्य बचपन से मेरे मन में बसा हुआ है वह एक अलग दुनिया लगती है मुझे। बज उठी चारों तरफ भेरी। भेरी का बजना क्या है? भेरी जो है वो युद्ध में भेरी बजती है। युद्ध शुरू होने के पहले भेरी बजाई जाती है कि लोग सावधान होकर के अब युद्ध में तत्पर हो जाएं। तो कलकत्ते जैसे महानगर में एक एक दिन गुजारना किसी युद्ध में युद्ध करने जैसा ही है, संघर्ष करने जैसा ही है। एक एक दिन गुजरती है ज़िंदगी लड़ करके, संघर्ष करके, बच करके। कोई गाड़ियों से बच जाता है, कोई ट्राम से बच जाता है, कोई हाथ रिक्शे पर बैठा रहता है, गिर जाता है, बच जाता है। और इस तरह से बच बच करके ज़िंदगी लोग जीते रहते हैं। चारों तरफ भेरी बज रही है, युद्ध की भेरी बज रही है। इस महानगर में कब क्या होगा इसकी अनिश्चितता अभी ज़्यादा हो गई है। बचपन में कलकत्ते को लेकर के जो दृश्य कवि के मन में था, बड़े होने पर वह दृश्य जो है वो बिल्कुल बदला हुआ है, लेकिन बावजूद इसके उसके मन में कलकत्ते के प्रति कोई दुराव नहीं आता है। इसलिए कभी लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क, एक बार कोलकाता, बार बार कोलकाता कहता हुआ अपनी कविता ख़त्म करता है। लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क क्या है?
भारतवासियों के लिए लंदन, पेचिंग, न्यूयॉर्क जो है एक ऐसे इन शहरों का नाम ऐसा है कि इन शहरों के नाम से ही लोग सुनते हैं कि अरे यार वहाँ पर तो बहुत ही अद्भुत ज़िंदगी होगी, वहाँ पर सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन कभी कहता है कि हो सकता है उन शहरों में सब कुछ अच्छा होगा, लेकिन मेरे मन में कलकत्ते को लेकर के जो फीलिंग है, जो भाव है, जो अनुभव है, जो मीठी स्मृतियाँ हैं, वह मुझे कलकत्ते की ओर ज़्यादा धकेलती हैं बजाय कि लंदन, पेचिंग और न्यूयॉर्क की ओर। ये बड़े शहर हो सकते हैं, खूबसूरत शहर हो सकते हैं, सुविधाओं से भरे हुए शहर हो सकते हैं, लेकिन इनकी खूबसूरती अब इतनी भी नहीं है जितनी कि कलकत्ते की है। क्यों ऐसा कह रहा है कवि? क्योंकि बचपन में अनुभूत की गई बहुत सारी बातों की जो मिठास है वो आजीवन बरकरार रह जाती है। इसलिए कवि, इंग्लिश के कवि ने कहा है कि द डेज ऑफ आवर यूथ वेयर द डेज ऑफ आवर ग्लोरी। बचपन के वो दिन, जवानी के वो दिन ग्लोरियस दिन थे, गौरवशाली दिन थे। उनको ही याद कर कर के लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजार लेते हैं। तो अरुण कमल जी के मन में बचपन से जो कलकत्ता बसाया गया है, उसी कलकत्ते के साथ वह जीना चाहते हैं। इस कविता में वैसे तो कोई ऐसे कठिन शब्दावली नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा कठिन शब्द आप लोगों को मिले या फिर कोई पंक्ति लगे कि समझ में नहीं आ रही है, तो व्हाट्सएप का नंबर आप लोगों को दिया गया है और इस वीडियो के लिंक में भी आप कमेंट करके उससे प्रश्न पूछ सकते हैं। इस लॉकडाउन के तहत अपने आप को बचा करके रखना भी एक संघर्ष ही है। तो बच के रहिए, सावधान रहिए। टेक केयर।